आइए, तो स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो हमारा जो केमिस्ट्री का एक सीरीज चल रहा है उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हुए और एटम्स के बारे में हमने जो क्लास स्टार्ट किया था उसी से संबंधित यह वीडियो अर्थात बोर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किस प्रकार से डाल्टन का सिद्धांत एटम को लेकर के है उसको देखा था। उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु वाला जो सिद्धांत था, फिर थॉमसन का जो सिद्धांत था, वाटरमेलन वाला जो थ्योरी था, इन सबों का बात हमने जिक्र किया और किस प्रकार से देखा कि डाल्टन का जो परमाणुवाद सिद्धांत था, इसके बाद फिर रदरफोर्ड का जो परमाणुवाद सिद्धांत था, जिन्होंने कि गोल्ड फॉयल पर अपना प्रयोग किया था और अल्फा किरणों का बौछार किया था और उसका जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दिया कि उसका एनर्जी जो है किस प्रकार से उसमें बना रहता है ताकि वह नाभिक में न गिर पाता हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन और एटम के स्टेबिलिटी संबंधी बात रदरफोर्ड ने नहीं किया था। फिर हमने थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था जिसको कि वाटरमेलन थ्योरी कहते हैं, उन्होंने केंद्रक के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दिया था। तो जो डाल्टन हो गए, जो रदरफोर्ड हो गए, जो थॉमसन हो गए, इसके मॉडल में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी। फिर नील्स बोर का एटॉमिक थ्योरी आता है और यह जो है यह सर्वमान्य माना जाता है, अर्थात नील्स बोर का एटॉमिक थ्योरी है, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। इससे पहला वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, आप उससे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो यह है बोर्स का परमाणुवाद सिद्धांत। तो देखिए 1913 ईस्वी का कालखंड होता है और रदरफोर्ड ने जो अपने परमाणुवाद सिद्धांत में जो गलती किया था, अर्थात रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, उन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड वाला बात करें तो उन्होंने ये है इस पर क्या किया था, तो अल्फा किरणों का बौछार किया था। अल्फा किरणों का इन्होंने बौछार किया और अल्फा किरणों के बौछार में देखा कि ये कुछ जो है अल्फा किरणें इसको पार करके बाहर निकल जाती है, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि यह पॉजिटिव होता है क्योंकि यह किरण यहाँ से जाता है और वापस आट जाता है और फिर यहाँ पे जो है ये अल्फा किरणें पार करके निकल जाती है। इसके अलावा यहाँ से जो कुछ अल्फा किरणें गुजरती है वह इस प्रकार से मुड़ जाती है और यहाँ से जो अल्फा किरणें गुजरती है वह इस प्रकार से मुड़ जाती है। इससे यह बात पता चला कि इसके केंद्र में क्या है, तो कुछ ठोस कण है, यानी कि पॉजिटिव चीज़ है और ये नाभिक है। ये क्या है, यही नाभिक है, ठीक। तो अर्थात हमने बात कहा ये क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है, तो इसमें क्या दिखाया था कि यह परमाणु जो है, अर्थात ये गोल्ड फॉयल है और गोल्ड फॉयल पर इन्होंने अल्फा किरणों की विचार किया। तो अल्फा किरणें जो है, जो साइड वाला इलाका से है, अल्फा किरणें बाहर निकल जाती है, ठीक। और उसके थोड़ा साइड में आए तो टेढ़ा होकर निकलता है और बीच वाला भाग से वापस अपने दिशा में ये इधर से जाता है और ये इधर से वापस आता है, ये इधर से जाता है और इधर से निकलता है, ये इधर से जाता है उधर से निकल जाता है। ये सभी क्या हैं, ये अल्फा किरणें हैं, अल्फा किरणें हैं, ये सभी अल्फा किरण। तो इन्होंने बताया कि नाभिक के बीच में कुछ ठोस कण होता है और ये ठोस कण क्या होता है, तो यह इसके नाभिक होते हैं। अर्थात इन्होंने रदरफोर्ड ने इस प्रकार के सिद्धांत दिया था, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के बात नहीं की। इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा कैसे मेंटेन रहती है, इस पे बात नहीं की। और दूसरा इसका जो कमी था, उन्होंने एटम का स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं किया। एटम की स्टेबिलिटी, तो इस प्रकार यह जो है इसमें कुछ कमी रह गई। तो इसी कमी को दूर करने के लिए कौन आता है, नील्स बोर, और यह अपना परमाणु मॉडल देता है। तो 1913 में रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, इसको कमी को दूर करने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी पर आधारित अपना एक मॉडल दिया। मैक्स प्लांक का जो क्वांटम थ्योरी होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्वांटम थ्योरी का बात करें तो मुख्य रूप से यह ऊर्जा के बारे में बात करता है। क्वांटम थ्योरी किसके बारे में बात करता है, ऊर्जा के बारे में। क्वांटम थ्योरी यह कहता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन यानी कि इमेशन, उसके अलावा ऊर्जा का रेडिएशन यानी कि विकिरण, या और ऊर्जा का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। हमने क्या कहा, ऊर्जा का रेडिएशन,
ऊर्जा का इमिशन और ऊर्जा का अवशोषण, यानी कि ऊर्जा का विकिरण, ऊर्जा का उत्सर्जन और ऊर्जा का अवशोषण नियंत्रण नहीं होता है। तो होता कैसे है? छोटे छोटे बंडल्स के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में पर आधारित इन्होंने सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत को देखिए, तो इनको जब ये प्रयोग किए, जब रदरफोर्ड ने प्रयोग किए, तो प्रयोग के दौरान इन्होंने कुछ पाया। जैसे पाया क्या? तो परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वह चारों ओर केवल निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है। ये प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग के दौरान इन्होंने पाया कि परमाणु में उपस्थित जो नाभिक होते हैं, ठीक, और नाभिक के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। जैसे ये है एक परमाणु, ठीक, तो परमाणु जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ये कक्षा कहलाता है। परमाणु के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है जिस वृत्तीय पथ पर, उसको क्या कहा जाता है? कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाता है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि ये कक्षा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाता है। फिर हम देखते हैं कि ये कक्षा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाता है। फिर हम देखते हैं कि ये कक्षा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाता है। तो इसके प्रयोग से एक बात साबित हुआ और इन्होंने यही प्रयोग किया कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षा यानी डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता है और निश्चित ऊर्जा, निश्चित कोणीय संवेग और नाभिक के ऊर्जा के समानुपात की दूरी पर ही चक्कर लगाता है, यानी कि सब चीज फिक्स रहता है। अर्थात यह क्या है? तो यह एक ऑर्बिट है, ठीक, यह एक ऑर्बिट है, यह एक ऑर्बिट है और यह एक ऑर्बिट है। तो यही इन्होंने प्रयोग में कहा कि जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों ओर केवल और केवल निश्चित कक्षाओं यानी कि डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही निश्चित ऊर्जा के साथ, निश्चित कोणीय संवेग के साथ और नाभिक के अपनी ऊर्जा के समानुपातिक दूरी पर ही यह चक्कर लगाता है। अर्थात जब ये प्रयोग किए तो ये बात निकला। फिर कि नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के बाहर की ओर क्रमशः K, L, M और N होता है। जैसे हम कहें एक कक्षा ये है, दूसरा कक्षा ये है, तीसरा कक्षा ये है और चौथा कक्षा ये है। तो यहाँ पे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक। तो ये जो वाला कक्षा होता है ये होता है K, ठीक, ये L, ये M और ये N। इसको कहे तो ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा और ये चौथा कक्षा। अर्थात K, L, M और N ये क्या है? तो ये कक्षा है और निश्चित कक्षा में ही निश्चित ऊर्जा के साथ, निश्चित कोणीय संवेग के साथ, ठीक, ये चक्कर लगाता है और समानुपातिक दूरी पर। क्या क्या हमने कहा? कि निश्चित कक्षा, निश्चित ऊर्जा, निश्चित कोणीय संवेग और निश्चित समानुपातिक दूरी पर यह चक्कर लगाता है। तो नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को बाहर की ओर क्रमशः K, L, M और N या 1, 2, 3 से इन्होंने प्रदर्शित किया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा या कोष की एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसको कि एनर्जी लेवल कहा जाता है। प्रत्येक कक्षा के पास अपनी एक एनर्जी होती है और निश्चित ऊर्जा होती है जिसको कि एनर्जी लेवल कहा जाता है। इस प्रकार से इन्होंने बात कहा K, L, M और N कक्षाओं के बारे में। फिर यहाँ पे जो इन्होंने जब प्रयोग कर लिया तो इन्होंने कुछ बात कही। बात यह कही कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। बात को समझिए, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जब मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह क्या करता है? अपनी ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता है, यानी कि ऊर्जा यहाँ पे क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट रहता है। फिर जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में जाता है और यानी कि वह निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाता है, यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या है? निम्न कक्षा और ये क्या है? उच्च कक्षा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में जाता है यानी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो वह बाह्य स्रोतों से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है और ऊर्जा में वृद्धि कर लेता है। इसके ठीक विपरीत इन्होंने बात कहा कि जिस प्रकार से यह वाइस वर्सा होता है, ठीक ना। जब कोई इलेक्ट्रॉन यानी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो बाह्य स्रोतों से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक। जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी कि ये बात होता है, इन्होंने प्रयोग के दरमियान पाया। फिर इन्होंने एक बात कही कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के अनुसार भरती है। जैसे कक्षा का हमने बात कहा कि कक्षा है कौन कौन? K,
एल एम और एन, ये क्या है पहली कक्षा, ये क्या है सेकेंड कक्षा, ये क्या है थर्ड कक्षा और ये क्या है फोर्थ कक्षा। तो के में एक, तो 2n² यानी कि 2 गुने 1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 2 गुने, यानी कि 2 गुने 1 बराबर यहाँ पे 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2। अब कक्षा 2 का चलते हैं तो 2 गुने 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुने 4 बराबर 8। कक्षा 3 का चलते हैं तो 2 गुने 3 का स्क्वायर बराबर 2 गुने 3 तिहाई 9 बराबर 9 दूना 18। और कक्षा 4 का बात करते हैं तो 2 गुने 4 का स्क्वायर बराबर 2 गुने 4 चौक 16 बराबर 32। तो यही तो हम पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं। ठीक, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18 और चौथा में 32। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। अर्थात कक्षा में ये जो फर्स्ट कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 2 होगी, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 8 होगी, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 18 होगी और चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 32 होगी। फिर आगे देखिए, यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैंने डिक्टेट कर दिया कि ऑर्बिट या इसी को सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है उसको हम कक्षा कहते हैं। जैसे क्या है, मान के चलिए ये परमाणु है, ठीक, तो इसमें क्या होता है एक नाभिक होगा, ठीक, और नाभिक के चारों ओर क्या होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे क्या होता है न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, यानी कोई चार्ज ही नहीं रहता है। तो इसीलिए नाभिक पे प्रोटॉन का चार्ज ही डिसाइड करता है, अर्थात नाभिक क्या होता है, नाभिक पॉजिटिव होता है, ठीक ना। तो और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं। तो यही बात कहे हैं कि कक्षा किसको कहेंगे, सेल किसको कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जिस विद्युतीय पथ पर चक्कर लगाता है उसी को कक्षा कहा जाता है। और कक्षा की संख्या कितनी है यहाँ पे K, L, M और N। ऊर्जा स्तर की बात करें यानी एनर्जी लेवल का, तो देखिए N वाला कक्षा यानी बाहरी वाला कक्षा में एनर्जी ज़्यादा होगा, उसके बाद M वाला में ज़्यादा होगा, उसके बाद N वाला में ज़्यादा होगा, उसके बाद K वाला में। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, एनर्जी लेवल बाहरी वाला कक्षा में ज़्यादा और नज़दीक वाला कक्षा में कम। ठीक, तो इसमें क्या होगा ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद सबसे ज़्यादा इसमें, उसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें और इसके बाद इसमें। ठीक, तो ये है एनर्जी लेवल, आप इसको याद रखिएगा। तो ये था हमारा छोटा सा नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए, बोर्स का परमाणु मॉडल 1913 में रदरफोर्ड ने जो कमी किया था परमाणु मॉडल में, उसको ये दूर करने के लिए मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है उस पर आधारित एक मॉडल दिया। तो समझते हैं मैक्स प्लैंक थ्योरी क्या कहता है। ऊर्जा का अभिकरण, उत्सर्जन या अवशोषण निरंतर न होकर के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिसको क्या कहा जाता है, तो जिसको क्वांटम थ्योरी के अंदर व्यक्त किया गया था। ठीक, यही है मैक्स प्लैंक का थ्योरी। वही हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखा कि अल्फा किरणों को जब गोल्ड फॉयल पर प्रवाह किया जाता है तो बीच वाला भाग से अल्फा किरण वापस आ जाती है, जबकि साइड वाला भाग से वापस निकल जाता है। ठीक, अर्थात अपने दिशा से सीधा निकलता है, उसके बाद वाला दिशा से थोड़ा मुड़ जाता है। यानी कि इन्होंने कमी कर दिया था रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे मेंटेन होती है इसके बारे में नहीं बताया था और एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बात कर पाए थे। इसी को कमी को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया। ठीक, इन्होंने प्रयोग किया परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षाओं यानी कि डिस्क्रेट ऑर्बिट में ही निश्चित ऊर्जा के साथ ही कोणीय संवेग इसका निश्चित रहेगा और कोणीय नाभिक से अपनी दूरी जो है निश्चित समानुपातिक दूरी पर यह चक्कर लगाता है, जैसे कि हमने अभी बात किया। फिर आगे हमने बात कहा कि नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन कक्षा को बाहर की ओर क्रमशः KLM या इसको 1, 2, 3 से प्रदर्शित किया जाता है। ये कक्षा है, ये क्या है, KLMN कक्षा है। प्रत्येक कक्षा या कोष की एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसको कि एनर्जी लेवल कहा जाता है, जैसे कि हमने अभी बात किया। इसमें प्रयोग में पहला इन्होंने पॉइंट कहा, ये फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, ना तो एनर्जी का उत्पादन होगा ना तो अवशोषण होगा, अर्थात एनर्जी क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। आगे
दूसरा बात कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में जाता है तो क्या होता है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जब जाता है अर्थात जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो वो बाह्य स्रोतों से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात क्या होता है, ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका अपोजिट कर लीजिए, जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का त्याग करेगा। तीसरा बात कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के अनुसार बढ़ती है। फर्स्ट कक्षा के तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथा कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन ये होता है। फिर हमने कक्षा के बारे में बात किया कि कक्षा यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस विद्युतीय पथ पर चक्कर लगाता है उसको कक्षा कहते हैं, और बताया कि K L M N ये क्या है, कक्षा है। N में एनर्जी स्तर सबसे अधिक होता है, उसके बाद M में, उसके बाद L और उसके बाद K में। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये सेल, ये ऑर्बिट या इसी को सेल कहा जाता है। तो सबसे बड़ा हुआ ऑर्बिट, ऑर्बिट से छोटा हुआ सबसेल, सबसेल से छोटा हुआ ऑर्बिटल और ऑर्बिटल हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसी में रहता है। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल जो है हमने नील्स बोर का परमाणु मॉडल समझ लिया है। अब जो है अगला क्लास में हम एटम की अगली कक्षा यानी कि ऑर्बिट, ऑर्बिटल, उसके बाद ये सब ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन्स, इन सबों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।